आपने आयशा की वालदा से भी बात की, तफसीली आपका इंटरव्यू भी चला। तो ऑफ द रिकॉर्ड उसकी वालदा ने कोई ऐसी चीज बताई हो जिससे ये शुबा हुआ हो इकराम और आयशा के तलक पर, क्योंकि इकराम ने ये इन्वेस्टिगेशन को बयान दिया है कि मेरा 3 साल से उसके साथ तल्लक था। ये कातिल एक नहीं है, अच्छा, कातिल एक से ज्यादा है। जो मुलजम इकराम था उसके दिमाग में सिर्फ आयशा सवार थी। क्या आपको लगता है जब इसने कत्ल किया उससे पहले इसने आयशा के साथ कुछ ज्यादती करने की कोशिश की या कामयाब हुआ? कोई ऐसे मामला हुए? तशद्दुद किया गया, उसके गर्दन पे नाखूनों के निशान थे, दुपट्टा खींचने के निशान थे, हाथ पे निशान थे। इट्स मीन के उसने मरने से पहले या उसके साथ जो उसकी बातचीत चल रही थी तो आपस में दोनों का कुछ झगड़ा भी हुआ। जो आयशा का मंगेतर था फलक शेर, वो कह रहा है कि मैं इस इकराम को कत्ल कर दूंगा। आपकी आयशा के मंगेतर इकराम से बात भी हुई, आपने इंटरव्यू भी किया, आपने क्या महसूस किया? ऑफ द रिकॉर्ड उससे बात हुई, क्या उसने कोई ऐसी बात की? और दूर से एक मुझे एक खुशबू महसूस हुई। जैसे जैसे मैं वो करीब जाता गया तो आयशा की कब्र से खुशबुएं आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी, आप देख रहे हैं सोचता पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ राना दिलशार साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है आयशा कत्ल केस पर। इन्होंने आयशा की फैमिली से भी मुलाकात की और आयशा के होने वाले दूल्हा फलक शेर से भी मुलाकात की, और साथ ही साथ इन्होंने मुलजिम इकराम की फैमिली से भी मुलाकात की। बहुत सारे सोशल मीडिया पर सवालात उठाए जा रहे हैं, उन सवालों के कुछ जवाब हासिल करने के लिए हमने एक मरतबा फिर राना दिलशार साहब को ज़ियामत दी है। इनसे पूछते हैं कि इनकी जब उन फैमिली से मुलाकात हुई तो क्या चीजें सामने आई। अस्सलाम वालेकुम राना। वालेकुम सलाम भट्ट साहब। राना साहब, आपने आयशा के मंगेतर से भी बात की, इंटरव्यू किया, तो क्या कहता है वो फलक शेर कि लास्ट उसकी आयशा के साथ क्या बात हुई थी और कितने दिन पहले? जी, आयशा की शादी मरने से 5 दिन पहले उनके साथ एक फ़ोन पर बात हुई है और उसका कहना था कि अब हम 5 दिन आपस में फ़ोन पर बात नहीं करेंगे। कुछ यादें ऐसी हम अपने पास रखेंगे कि जब हम इकट्ठे हों 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद तुमने मेरे पास आना है, ये सारी बातें फिर हम उस दिन करेंगे। एक जो उसमें है ना, वो ऐसी एक मोहब्बत थी, इनमें अनमट मोहब्बत थी। 8 उसकी मोहब्बत का आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि जिस दिन की आयशा कत्ल हुई है, उसकी फैमिली, घर के मेंबरान से और उसके मोहल्लेदारों से, दोस्तों से मेरी बात हुई, तो जो उसने सूट उस दिन पहना हुआ था, वो पार्लर के लिए जा रहा था, उसकी सेहराबंदी की जो तैयारियां थी वो जारी थी, वही सूट उसने आज तक पहना हुआ है। उसके घर वाले कह रहे हैं ना ये कपड़े बदलता है, ना ये कमरे से बाहर निकलता है, हर वक्त आयशा के जो जहेज की चीज़ें हैं उससे लिपटा रहता है और रोता रहता है, ना कुछ खाता है ना पीता है। अगर गलियों में निकलता भी है तो मुझे उसके दोस्त हैं अहमद, उसने बताया कि यार हम तो बहुत परेशान हैं कि एक हमारा इतना हंसमुख दोस्त था, हमारी जान थी, दोस्तों की जान थी ये, तो अब ये अगर गली में जा भी रहा है तो हम इसको आवाज़ दे रहे हैं, इसको नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। जब इसको हिलाते हैं तो कहते हैं कि यार मैं आयशा से बात कर रहा था, आयशा मेरे साथ चल रही है। यानी कि उसके दिमाग में ऐसी आयशा सवार है कि वो ये नहीं समझ रहा कि आयशा मर गई है। उसने अपने हाथों से उसको दफनाया है, लेकिन उसकी जो मोहब्बत का आलम था वो वहाँ से, वो मोहब्बत के शहर से निकल नहीं पा रहा। तो जब मैंने पूछा कि कितना अरसा हो गया आपकी आपस में मोहब्बत को, प्यार को, उसने आप हैरान हो जाएंगे, उसने कहा जी मुझे 8 साल 4 माह 7 दिन 16 घंटे और 18 मिनट आयशा से जो मेरी मोहब्बत है। यानी कि जब से उसकी पहले दिन से बात शुरू हुई है उसने पूरा टाइम टेबल घंटों तक के रखा हुआ है। अच्छा सर, जैसा कि सोशल मीडिया पे तकरीबन सभी को पता ही है कि ये जो फलक शेर है इसके साथ इसके भाई की भी शादी थी। इस सानिया के बाद उसके भाई की शादी हुई या वो भी रुक गई? जो फलक शेर के भाई की शादी थी तो फलक शेर ने कहा कि एक तो आयशा भी मेरी बहन है, मैं शादी नहीं करूँगा। वहाँ पर एक शादी नहीं थी, उसके बाद 2 शादियाँ और थी फलक शेर के बाद, दोनों पोस्टपोन हुई हैं। वो ऐसी मोहब्बत थी, उसने कहा यार आयशा सिर्फ मेरी भाभी नहीं थी, आयशा मेरी बहन भी थी, हम बहन भाइयों की तरह थे, बहुत प्यार मोहब्बत आपस में।
तो जहां फलक शेर के भाई ने शादी नहीं की, उसकी अगले दिन थी, और 3 दिन के बाद उनके ताया के बेटे की शादी थी, उसी खानदान में एक ही जगह पर वो रहते हैं। तो उसने कहा मैंने भी नहीं करनी, मेरा भाई नहीं है, मेरा भाई उस गम से बाहर नहीं आ रहा, उस सदमे से बाहर नहीं आ रहा, तो मैंने शादी नहीं करनी। आपने आयशा की वालदा से भी बात की, तफसीली आपका इंटरव्यू भी चला, तो ऑफ द रिकॉर्ड उसकी वालदा ने कोई ऐसी चीज बताई हो जिससे ये शुबा हुआ हो इकराम और आयशा के तलक पर? क्योंकि इकराम ने ये इन्वेस्टिगेशन को बयान दिया है कि मेरा 3 साल से उसके साथ तल्लक था। देखें जी, मेरी उनसे इस मामले पर डीपली बात हुई, ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा मेरी दोनों बातें हुई। तो दोनों में उनका एक ही मौक़िफ़ था कि हमारी बेटी बापर्दा थी, पाक दामन थी। हमारी बेटी जिस तरह से इस दुनिया में आई उसी तरह से वो चलेगी, वो शहीद है। ये जो वो कह रहा है कि ये बातें कि मेरा नाजायज़ तल्लक था, वो कह रहा है कोई ना कोई हमारी फैमिली का कोई ऐसा बंदा है जो इस खुशियाँ जिसको ये बर्दाश्त नहीं हुई। और उनका तो एक और भी कहना है कि ये कातिल एक नहीं है, अच्छा, कातिल एक से ज्यादा है। ठीक है। किसने फैसिलिटेट किया, कौन असला लाया, किसने स्प्रे ला कर दिया, कौन, क्योंकि उस दिन जो मुलजम इकराम था उसके दिमाग में सिर्फ आयशा सवार थी। उसने कत्ल से कुछ 4-5 घंटे पहले भी उसको वहां से भगाने की कोशिश की। एक मेहंदी के लिए पार्लर जाते हैं तो सारी फैमिली से लड़ता है कि आयशा को मेरी बहन है, मेरी बेटी है, तो मैं इसको खुद पार्लर लेकर जाऊंगा, मैं खुद इसको मेहंदी लगवाऊंगा, क्योंकि जो इकराम है उसकी कोई बहन नहीं है। अच्छा, तो उसने कहा मेरी बहन नहीं है तो मैं सारी खुशियां जो है ना वो यहीं से मैंने पूरी करनी है। लेकिन उसके दिमाग में गंद था, हवस थी, शैतानियत थी, दरिंदगी थी। तो उसका उसने मुजाहरा भी किया कि जितनी सफाकियत और चंगेजियत से उसने उसको कत्ल किया। अच्छा, जैसा आपने कहा कि ये इकराम के जहन में गंद थी या जो भी मामला थे, क्या ऐसा हो सकता है कि यक तरफा मोहब्बत में इतना बड़ा इकदाम उठाया जाए, कत्ल तक नौबत आ जाए? अगर किसी को भी यक तरफा मोहब्बत हो, आगे से रिप्लाई ना हो, तो वो खामोशी से साइड पे हो जाता है। मैं समझता हूँ जी कि वो इंतहाई बेवकूफ आदमी था, और आयशा से ज्यादा खूबसूरत उसकी अपनी बीवी थी, उसके 2 बच्चे भी थे। जब मर्द के जहन में कुछ चीज सवार हो जाती है ना जी, तो वो नहीं देखता कि मेरी इसमें इज्जत है, जिल्लत है, वो हर सूरत उसको पाने की कोशिश करता है, और अक्सर उसमें खून खराबा होता है, कत्ल हो जाते हैं। क्या आपको लगता है जब इसने कत्ल किया उससे पहले इसने आयशा के साथ कुछ ज्यादती करने की कोशिश की या कामयाब हुआ? कोई ऐसे मामला हुए? नहीं, ज्यादती करने वाली कोई एलिमेंट ऐसे सामने नहीं आए। मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें भी यही कहा गया है कि उसको पहले उसके साथ हाथापाई की गई, तशद्दुद किया गया, उसके गर्दन पे नाखूनों के निशान थे, दुपट्टा खींचने के निशान थे, हाथ पे निशान थे। इट्स मीन के उसने मरने से पहले या उसके साथ जो उसकी बातचीत चल रही थी, तो आपस में दोनों का कुछ झगड़ा भी हुआ। जिसामत में, ताकत में आयशा जो थी वो ज्यादा हैवी थी, और ये सिंगल पर्सन था। इसने जब इसको हर चीज में नाकामी का सामना करना पड़ा तो इसने आयशा को गोली मार दी। उसने ये कनपट्टी पर पिस्तौल रखता है तो इधर से गोली मारता है और इधर से वो निकल के कुशन में जो है ना वो लग जाती है। अच्छा राणा साहब, जो इसने पिस्टल यूज किया है, ये कहाँ से लाया था? ये इसका अपना जाती था, घर वालों को पता था? क्या मामला थे ये? देखें जी, पहले दिन बातें सामने आई हैं कि जी इसने 17,000 रुपए का ये परचेज किया है। वो किसने लेकर दिया है, ये एक बावसूख जराए से कुछ नाम सामने आए हैं, एक आसफ है, एक फैसल है। लेकिन जब मैंने पुलिस ऑफिसर से इस बारे बात की तो उन्होंने कहा कि इस बात में कोई हकीकत, कोई सदाकत नहीं है। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर से बात की तो उसने दबे अल्फाज में इसकी जो हकीकत है ना उसको माना, लेकिन उसने ऑफिशियली कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दूसरी बात है, जो उनके फैमिली मेम्बरान है वो कह रहे हैं कि इस बंदे ने सारी जिंदगी एक चिड़ी नहीं मारी, एक छिपकली आ जाती तो ये डर जाता था, इतना डरपोक था, इतना बहादुर नहीं था कि वो गोली भी मार। उसके पास, घर वाले कहते हैं हमें ये समझ नहीं आई कि इसके पास ये हिम्मत कहाँ से आई। पहले इसने स्प्रे लाया, सारे घर वालों को स्प्रे किया, बेहोश किया, उसके बाद कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद फिर खुद से इसने शोर डालना शुरू कर दिया, हाय मेरी बहन मर गई, मेरी बहन कत्ल हो गई, मेरी बहन को किसी ने, ड्रामे करता रहा, रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। बिलाखिर इसका जो एंड हुआ, ये बातें सारी अय्याह हुई,
और जब पुलिस आती है, पुलिस को देखते ही उसका पेशाब निकल जाता है। अच्छा राणा साहब, आपने कहा पुलिस आती है पेशाब निकल जाता है, लेकिन इससे पहले जब इसने फायर किया है उसी बेड के ऊपर, राणा साहब जब फायर हुआ उस कमरे के अंदर इस मुलजिम इकराम की बीवी मौजूद थी, आयशा की बहन, 2 बच्चियां और भी उस कमरे के अंदर मौजूद थी। 30 बोर पिस्टल के फायर की आवाज इतनी होती है कि अच्छा खासा बंदा भी जाग जाता है, तो वो क्यों नहीं उठी? अच्छा भट्टी साहब, इसमें ना एक सवाल से में आपके 2 जवाब हैं। एक तो ये है, वहां पर 5 लड़कियां सोई हुई थी, उसी कमरे में सोई हुई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि फैमिली मेम्बरान का कहना है कि पहले घर की जो अंदर बच्चियां थी उन सबको स्प्रे करके बेहोश कर दिया गया। अच्छा, वो उनको, दूसरी बात यह है कि जब पिस्टल आप जितना दूर से फायर करेंगे उतनी उसकी आवाज़ ज़्यादा होगी। जब आप बिल्कुल उसके कनपट्टी के साथ लगाएंगे ना, तो बस आवाज़ ठुस करके एक आवाज़ आएगी और गोली इधर से निकल के कुशन में, यानी वो आवाज़ जो है ना वो कम हो जाती है। फिर जब 5 मिनट के बाद उसकी बहन सिद्रा और उसकी वालदा जो जमीला बीबी है, तो उन्होंने कहा कि जो दूसरे कमरे में मौजूद थी, दूसरे पोर्शन में मौजूद थी, उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लगा कि जैसे कोई बलून फटा है या जैसे कोई बल्ब जो है वो फट गया है, वो कोई शगनों का दिन है, अल्लाह खैर करे क्या हुआ है। जब वो भागती उस कमरे में आती हैं तो इसी असना में जो मुलजम इकराम है वो गोली मारने के बाद जब तसल्ली कर लेता है कि आयशा बीबी कत्ल हो चुकी है, तो वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम का दूसरा कमरा जो है वो सहन में उनके निकलता है, उनके ड्राइंग रूम की जानब वो निकलता है। तो वो कहती है कि हमने उसको यूं देखा है और वो बाहर निकल के सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गया। यानी उस कमरे से निकलते हुए मदई जो जमीला बीबी है और उसकी बेटी सिद्रा ने देखा है कि कत्ल यही करके गया है, कातिल यही है। लेकिन जब पुलिस आई थी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था कि ये कातिल है, हमने इसको कमरे से निकलते हुए देखा है, ये सारा ड्रामा इसने रचाया, 2 मरतबा ये हॉस्पिटल तक गया, बीमार हुआ, तब क्यों मदैया देखे जी, उसकी जो घर में हैसियत थी ना वो बहनोई थी। आपको पता है कि हमारी फैमिलियों में बहनोई को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है और ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि बहनोई कत्ल कर सकता है। बहनोई क्या उसको कत्ल कर सकते हैं जिसको वो बेटी कह रहा था चंद लम्हे पहले, जिसको अपनी बहन कह रहा था, जिसको कह रहा था कि मैंने अपनी बहन की तरह इसके सारे चाव पूरे करने हैं, मैंने इसके लाड पूरे करने हैं। वो बिल्कुल सोच नहीं सकते, क्योंकि बहनोई बड़ा इज्जत वाला एक जो रिश्ता होता है, उसको घरों में बड़ी इज्जत दी जाती है। तो उन्होंने सोचा कि शायद वॉशरूम से निकल के गया है। जब उसने पुलिस आती है, ड्रामे करता है, अपना वो हल्काना शुरू कर देता है, जुबान उसकी अटकना शुरू कर देती है, तो फिर उसको कहता है मेरी तबीयत खराब होगी, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, फिर वापस लाया जाता है। कुछ चंद ही घंटों के बाद फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, फिर उसको ले जाया जाता है। जब तीसरी दफा उसको ले जाया जाता है तो उसका जो कजन है अदनान, जो इसकी खाला का बेटा है आयशा की, वो मुलजम को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। तो वो रास्ते में कहता है रुक जा यार, यहाँ पर रुक जा। वो एक जगह रास्ते में रोक देता है, तो कहता है यार इस तरह का जो पहले डॉक्टर ने सुबह दवाई लिख के दी थी वो सामने मेडिकल स्टोर से ले आओ, और मेरा दिल घबरा रहा है, ये ना हो कि मैं मर जाऊं, मुझे एक जूस पिला दो, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे लग रहा है मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। तो वो लड़का अदनान जो है वो भागा भागा जाता है मेडिकल स्टोर पे, उसको नुस्खा दिखाता है कि यार बंदे की तबीयत बड़ी खराब है, वो उसको हार्ट अटैक होने वाला है। तो मेडिकल स्टोर वाला बताता है ओ भाई ये तो सिर्फ डिस्प्रिन है, अच्छा ये कहां से हार्ट की मेडिसिन। इसी अवस्था में अदनान कहता है कि मुझे ये शक गुजरा कि ये सारे ड्रामे कर रहे हैं तो कातिल यही है। तो वो जूस लेकर जैसे ही अदनान अपने वापस आता है तो वो देखता है इकराम अपनी जगह मौजूद नहीं था। वो मोटरसाइकिल भिगाता है, इधर उधर गलियों में भगाता है, लेकिन अदनान नाकाम हो जाता है, इकराम उसको नहीं मिलता। तो फिर पुलिस उसको एक ट्रैप करती है, उसकी बीवी के जरिए अच्छी हिकमत अमली का मुजाहरा करते। जो इंस्पेक्टर इमरान पाशा हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, बड़े दबंग पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने लाहौर में कई थानों में SHO शिप भी की है। तो उन्होंने प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए हिकमत अमली अपनाई। मुलजम की बीवी को वो कहते हैं कि तुम अपने शोहर को कॉल करो कि घर में कातिल मिल गया है, पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया है, तुम्हारा जो 2 माह का बच्चा है वो शदीद बीमार है, मैं उसको लेकर इंडस हॉस्पिटल में आई हूँ, तो यहाँ आ जाओ। तो वो जब ये समझता है हो मेरा तो
कत्ल का जो मुद्दा है किसी और के गले में वो फांसी का फंदा फिट हो गया, वो बड़ा खुश हो जाता है। खुश होके इसी खुशफहमी में जब जैसे ही वो हॉस्पिटल के करीब आता है तो इमरान पाशा उसको पकड़ लेता है, उसको हथकड़ियाँ लगाता है और उसको थाने ले जाता है। राणा साहब, सोशल मीडिया पर कुछ जो है ना अजीब किस्म के सवाल उठाए जा रहे हैं। एक ये भी बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है कि जो आयशा का मंगेतर था फलक शेर, वो कह रहा है कि मैं इस इकराम को कत्ल कर दूंगा। आपकी आयशा के मंगेतर इकराम से बात भी हुई, आपने इंटरव्यू भी किया, आपने क्या महसूस किया? ऑफ द रिकॉर्ड उससे बात हुई, क्या उसने कोई ऐसी बात की या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलने वाली एक झूठी खबर ही है? देखें जी, हमें भी काली भेड़ें मौजूद हैं जो शैलो जर्नलिज्म करती हैं, जिनका मकसद सिर्फ व्यूज होता है। मैंने भी कुछ लोगों को देखा, वो दूसरों को तो वो येलो जर्नलिस्ट कहती हैं, येलो जर्नलिज्म कहती हैं, लेकिन उनको खुद शर्म नहीं आती खुद ऐसी बातें करते हुए। मेरी फलक शेर से भी बात हुई, मेरी फलक शेर की वालदा से भी बात हुई, मेरी फलक शेर के भाई से भी बात हुई, मेरी फलक शेर के मामू से भी बात हुई और उसके दर्जन भर दोस्तों के साथ भी बात हुई। मैं कब्रिस्तान में भी गया, वहां भी लोग मौजूद थे। तो जो फलक शेर है, इसने बहुत ही परेशानियों में, मुसीबतों में वो जिंदगी गुजारी है, बगैर बाप के जिंदगी गुजारी है। उसको जिंदगी जीने का पता है। उसके मामू उसके गार्डियन थे, उसके मामू ने उसको जिंदगी जीने का एक ढंग सिखाया। तो वो कभी भी नहीं सोच सकते किसी को कत्ल करने का। जब मैंने उनको बात की कि सोशल मीडिया पर ऐसी बातें हैं कि आप उसको कत्ल कर देंगे, उसने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता, मैं सब कुछ अल्लाह पर छोड़ता हूं, मेरा फैसला मेरा अल्लाह करेगा, रोजे महशर में उसका हिसाब लूंगा, मैं कानून हाथ में नहीं लूंगा। मुझे अदारों पे एतमाद है, मुझे पुलिस पे एतमाद है, मुझे अदालतों पर एतमाद है और उनको उसके किए की इकराम को करारे वाकई सजा मिलेगी, वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। इकराम और उसके बड़े भाई के साथ आयशा की 2 बहनों की शादी हुई है। आपको क्या लगता है ये जो मदैया है ये उससे सजा दिलवाएंगी या फिर सुलह कर लेगी? देखें जी, इस वक्त तो उनमें बहुत ज्यादा गमो गुस्सा है। उसकी वजह भी बनती है, जिस घर में बेटी की शादी की तैयारियां थी, चंद ही घंटों के बाद उसकी डोली उठनी थी और डोली की बजाय उसका जनाजा उठा। जिस घर में उसकी बारात जानी थी, जनाजा उसके घर में गया। जिसने लाल अरूसी लिबास में अपनी दुल्हन को रिसीव करना था, उसको कफन में लिपटी वो लाश मिली। जिसने अपनी बीवी का घूंघट उठाना था, उस अरूसी लाल लिबास में जिस पर लिखा था फलक शेर की दुल्हन, उसको उसकी बजाय कफन को पल्लू हटाकर अपनी बीवी का आखिरी दीदार करना पड़ा। इस वक्त वो फैमिली बड़ी गमों गुस्से में है। लेकिन अब जब दूसरी तरफ जाएं तो एक हकीकत और भी है जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। एक जमीला बीबी की बेटी जो है वो कत्ल हो जाती है। 2 उसकी जो बेटियां हैं, उनके रिश्ते, उनकी जिंदगियां, उनकी खुशियां दांव पर लग जाती हैं कि या अगर इकराम को कत्ल की सजा हो जाती है, सजाए मौत हो जाती है, दूसरी जानब उसकी एक बेटी बेवा हो जाती है और दूसरी बेटी को उसके घर से निकाल दिया जाता है। इस वक्त वो गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि हम इसको सजाए मौत दिलाएंगे। हमारा मुतालबा है कि इस शख्स को, इस हमारे मुलजम को, इस दरिंदे को सरेआम किसी चौराहे पे लटका दिया जाए ताकि इसको ऐसी इबरतनाक सजा बने मिले ताकि कोई ऐसा दोबारा सोचे ना। लेकिन हकीकत कुछ और भी है। वो क्या? हकीकत ये है कि जमीला बीबी ने अपनी दोनों बेटियों के सुहाग भी बचाने हैं, अपनी बेटियों को बेवा होने से भी बचाना है, अपनी बेटियों को तलाक याफ्ता के लफ्ज से भी बचाना है, अपने नवासे नवासियों को उसके बाप का जो साया है वो भी मौजूद रहने देना है। तो उसका भट्टी साहब हल ये है कि जैसे ही ये गुस्सा ठंडा होगा, दोनों घर बैठेंगे, बेटियों के ससुराल का प्रेशर होगा, लोगों का होगा, बेटियों को बैठ के जब खिलाया जाएगा, लोगों की बातें सुनी जाएगी, तो ये सुलह होगी। इस वक्त फैमिली में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ये सुलह चाहते हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है सुलह होने का, सुलह करवाने का, सुलह की बात करने का। मेरी इनके रिलेटिव से ऐसी भी बातें हुई हैं, ऑफ रिकॉर्ड और ऑन रिकॉर्ड भी मेरी बातें हुई हैं, मेरे चैनल पे वो वीडियोस मौजूद हैं। तो उन्होंने कहा कि इनको सुलह कर लेनी चाहिए और हम वो प्याम्बर भी बनने को तैयार हैं, सुलह का प्याम्बर बनने को तैयार हैं।
तो आप देखिएगा बड़ी मुश्किल से 3 से 4 माह सारे इस मामले में गुजरेंगे। जैसे ही मुलज़िम जुडिशल हो जाता है, तो उसका 40वां हो जाता है, सब अपने अपने कामों पे लग जाएंगे, तो फिर ये सुलह वाला मामला भी हो जाएगा। राणा साहब, आपने इंटरव्यू के शुरू में ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि आयशा शहीद थी, पाक दामन थी, नमाजी थी, गवाहियां बहुत ज्यादा मिली मोहल्ले में, रिश्तेदारों में। जब आप कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां क्या मंजर था? भट्टी साहब, जैसा मैंने सबके फैमिलीज के इंटरव्यूज़ किए, मैंने मुलज़िम की फैमिली के इंटरव्यूज़ किए, मैंने दुल्हन के जो ससुराल था उस सारी फैमिली के इंटरव्यू किए, मामू, खालू, फूफा, इन फैमिलीज़ के भी इंटरव्यूज़ किए। आप यकीन जाने जो जो इन लोगों ने बताया था कि आयशा पाक दामन है, आयशा शरीफ है, नेक सीरत है, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती है, खुद भी अल्लाह की राह में लगी रहती है, तो वो सारे मंजर, सारी बातें मेरे सामने उस वक्त आ गई जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा। भट्टी साहब, दोपहर का वक्त है, पाँव जल रहे हैं, कोई अपने औलाद के लिए भी शायद इस वक्त कब्रिस्तान ना जाए, जितना वहां पर सन्नाटा है, शहर से बिल्कुल बाहर है। तो मैंने देखा है कि कब्रिस्तान में एक लोगों का रश लगा हुआ है। जब मैं करीब गया तो मैंने देखा कि जो दूल्हा है आयशा का, वो कब्र पर सर रखे ज़ारों कतार रोए जा रहा है, और दूर से मुझे एक खुशबू महसूस हुई। जैसे जैसे मैं वो करीब जाता गया तो आयशा की कब्र से खुशबुएं आ रही थी। तो अहले गांव जो है, करीबी दूसरे गांव से भी लोग वहां पर आ रहे थे, फातिया कर रहे थे, और चहबगोइयां थी कि यार इतनी खुशबू, दूसरी जन्म, इतने अल्जामात। वो जो खुशबू थी, वो जो लोगों का रश था, इर्द गिर्द के गांव के लोग वहां पर आ रहे थे, यकीन जानिए कि वो पाक दामन थी। जी राणा साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। आपने इंतहाई अहम और हिसास मालूमात हमारे नाजरीन तक पहुंचाई। व्यूवर्स, आप कितने मुत्तफिक हैं राणा दिलशाद साहब की बातों से, और आपकी क्या राय है? क्या वाकया ही ये सुलह होगी, इकराम को माफी मिलेगी, या फिर उसको सजा मिलेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना। इसी के साथ मुझे और राणा दिलशाद साहब को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।